जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद आलोक पर। दोस्तों हमारी ये सीरीज चल रही है टॉप 20 टेक्निकल क्लासेस की, जो हमारी ये क्लास नंबर 12 है। इसके पहले हमने 1 से 11 तक के क्लास को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन घंटे को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। अगर आपको प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मशीनिंग करते समय कटिंग टूल की गति के कारण वर्कपीस की सतह पर निशान बन जाते हैं, जिन्हें विषमताएं कहते हैं, इसे भी कहते हैं। यानी दोस्तों जब हम किसी वर्कपीस पे मशीनिंग क्रिया करते हैं तो उसकी सतह पे कुछ निशान बन जाते हैं, यानी जो उसका कटर होता है दोस्तों उसका निशान बन जाता है, जिन्हें यानी उसे हम विषमताएं भी कहते हैं, और उसे और एक नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए स्मूथनेस, ऑप्शन बी है सरफेस स्ट्रक्चर, सी है वेबनेस, डी सैम्पलिंग लॉन्ग। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सरफेस स्ट्रक्चर। क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर होगा सरफेस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 2 नंबर का, किस नट की रेंज हाइट पर स्लॉट कटे होते हैं? दोस्तों हमें बताना है कि हमारा वो कौन सा नट है जिसकी रेंज हाइट पर स्लॉट कटा होता है। तो ऑप्शन ए है स्लॉटेड नट, ऑप्शन बी है डोम नट, ऑप्शन सी है कैंसिल नट, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी कैंसिल नट। दोस्तों अगर आपसे कैंसिल नट का प्रयोग पूछा जाए कि कैंसिल नट का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, दोस्तों कैंसिल नट का प्रयोग हम उच्च टेंसाइल ताकतों को सहने के लिए, क्या कैंसिल नट का प्रयोग हम उच्च टेंसाइल ताकतों को सहने के, जहाँ सहने की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे कैंसिल नट का उपयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्लॉटेड नट का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, दोस्तों हम स्लॉटेड नट का प्रयोग अचानक पड़ने वाले झटकों और अधिक कंपन जहाँ होता है वहाँ पे हम स्लॉटेड नट का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे आप देखे होंगे घरों में हमारे जो पंखे होते हैं जब वो चलते हैं तो अचानक से उस पर झटका पड़ता है, तो वहाँ पे हम स्लॉटेड नट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 3 नंबर का, बोल्ट एवं स्क्रू में मुख्य क्या अंतर है? दोस्तों हमें बताना है कि बोल्ट और स्क्रू में क्या अंतर है। तो ऑप्शन ए है स्क्रू में पूरी लंबाई पर थ्रेड होते हैं, ऑप्शन बी है बोल्ट को स्पैनर द्वारा कसा जाता है, ऑप्शन सी है स्क्रू हेड में खांचा कटा होता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी कि जो हमारे स्क्रू होते हैं दोस्तों उसकी पूरी लंबाई पर थ्रेड कटा होता है, ये भी सही है। और जो हमारा बोल्ट होता है दोस्तों उसको हम स्पैनर द्वारा कसते हैं, और जो हमारा स्क्रू हेड होता है दोस्तों उसके ऊपर खांचा कटा होता है, जिससे हम स्क्रू ड्राइवर से उसको खोलते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन हमारा सही है, इसीलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 4 नंबर का, स्टड एक अस्थाई फास्टनर है, इसके ऑप्शन ए है ऊपर पूरी लंबाई में चूड़ी होती है, ऑप्शन बी है इसके दोनों सिरों पर चूड़ियाँ होती हैं जबकि बीच का भाग प्लेन होता है, ऑप्शन सी है इसके एक तरफ हेड बना होता है, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसके दोनों सिरे पर चूड़ियाँ होती हैं जबकि बीच का भाग प्लेन होता है। यानी जैसे मान लीजिए हमारा बीच का भाग है प्लेन होता है, और ये जो भाग होता है ये वाला इसमें चूड़ी कटी होती है, ये हमारा स्टड है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 5 नंबर का, लेथ पर पतली प्लेट को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस चक का प्रयोग करते हैं? दोस्तों लेथ मशीन पे हमें पतली प्लेट को पकड़ना है तो हम किस चक का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए कॉलेट चक, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक चक, ऑप्शन सी है थ्रीजा चक, ऑप्शन डी है फोरजा चक।
तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक चक। पतली प्लेट को पकड़ने के लिए हम मैग्नेटिक चक का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कॉलर चक का प्रयोग हम कब करते हैं, दोस्तों हमें जब 25 mm से कम व्यास वाले जाप को पकड़ना हो, यानी 25 mm से कम व्यास वाले जाप को पकड़ने के लिए हम कॉलर चक का उपयोग करते हैं। त्रिज्या चक का दोस्तों, त्रिज्या चक का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें सिलिंड्रिकल और हेक्सागोनल वर्क पीस को आसानी से सेंटर में किया जाता है तो हम त्रिज्या चक का उपयोग करते हैं। फोर्जा चक का दोस्तों प्रयोग हम कब करते हैं, अनियमित आकार के जाप को आसानी से पकड़ने के लिए हम फोर्जा चक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 6 नंबर का, निम्नलिखित में से किस एब्रेसिव को ए के द्वारा संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन सी हमारा एमरी, डी है डायमंड। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम ऑक्साइड। यानी एब्रेसिव को जो हमारा है, एब्रेसिव चिन्ह को ए के द्वारा हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को संबोधित करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड को दोस्तों हम सी से करते हैं। किससे करते हैं, सी से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 7 नंबर का, ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित निम्नलिखित में से किसे ए से जेड तक संबोधित किया जाता है। यानी ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित हम किसे ए से जेड तक संबोधित करते हैं। ऑप्शन ए ग्रेड, ऑप्शन बी है बॉन्ड, ऑप्शन सी है ग्रेन साइज, ऑप्शन डी स्ट्रक्चर। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्रेड। ग्रेड को हम ए से जेड तक संबोधित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8 नंबर का, ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेन साइज को नंबरों में प्रकट किया जाता है। कौन सी रेंज के ग्रेन साइज मीडियम होते हैं। यानी दोस्तों जो हमारी ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेन साइज होते हैं हम उन्हें नंबरों में प्रकट करते हैं। हमें ग्रेन साइज मीडियम का नंबर बताना है कि मीडियम ग्रेन साइज का नंबर ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही है। तो जो ऑप्शन ए है 30 से 60, ऑप्शन बी है 10 से 24, सी है हमारा 80 से 180, डी है 220 से 600। यानी जो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए 30 से 60। जो हमारा मीडियम रेंज होता है दोस्तों वो 30 से 60 होता है। अगर आपसे कोर्स रेंज के बारे में पूछा जाए कि ग्रेन साइज का कोर्स रेंज बताइए, तो जो हमारा कोर्स रेंज होता है दोस्तों वो होता है 10 से 24। 10 से 24 हमारा कोर्स में आएगा। और फाइन पूछा जाए तो फाइन हमारा होता है दोस्तों 80 से 180। और आपसे वेरी फाइन पूछा जाए कि वेरी फाइन ग्रेन साइज का आप हमें नंबर बताइए, तो वेरी फाइन दोस्तों हमारा होता है 220 से 600 तक। यानी हमारा जो मीडियम होगा 30 से 60, कोर्स जो हमारा होगा 10 से 24, फाइन हमारा होगा 80 से 180, 220 से 600 हमारा होगा वेरी फाइन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 9 नंबर का, गैस कार्बोराइजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एसिटिलीन, बी है हाइड्रोजन, सी मेथॉन, डी ऑक्सीजन। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन। क्या होगा, गैस कार्बोराइजिंग के लिए हम एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 10 नंबर का, टेल स्टॉक ऑफसेट विधि का प्रयोग करते समय निम्नलिखित में से किस सेंटर का प्रयोग करके जॉब को आश्रय देते हैं। यानी दोस्तों जब हम टेल स्टॉक ऑफसेट विधि का प्रयोग करते हैं तो हम वो कौन से सेंटर का प्रयोग करके जॉब को आश्रय देते हैं, यानी जॉब को पकड़ते हैं। ऑप्शन ए हाफ सेंटर, ऑप्शन बी है बॉल सेंटर,
ऑप्शन सी है पाइप सेंटर, ऑप्शन डी हमारा है रिवॉल्विंग सेंटर। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बॉल सेंटर। बॉल सेंटर का प्रयोग करके हम टेल स्टॉक ऑफसेट विधि में जॉब को सहारा देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा 11 नंबर का, बिना धातु को हटाए किस विधि के द्वारा स्क्रू थ्रेड का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों हम धातु को बिना हटाए वो कौन सी विधि है जिससे हम स्क्रू थ्रेड का उत्पादन कर सकते हैं। ऑप्शन ए थ्रेड कटिंग, ऑप्शन बी है थ्रेड चेसिंग, ऑप्शन सी है थ्रेड रोलिंग, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी थ्रेड रोलिंग। दोस्तों थ्रेड रोलिंग विधि के द्वारा हम बिना धातु को हटाए स्क्रू थ्रेड का उत्पादन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12 नंबर का, रिफरेंस गेज की परिशुद्धता होती है। दोस्तों हमें रिफरेंस गेज की परिशुद्धता बतानी है तो ऑप्शन ए है 0.05 mm, ऑप्शन बी है 0.01 mm, ऑप्शन सी है 0.001 mm, ऑप्शन डी हमारा है 0.0002 mm। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 0.001 mm। ये हमारी रेफरेंस गेज की परिशुद्धता होती है 0.001 mm। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 13 नंबर का, निम्नलिखित में से यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा पार्ट डेटम एज के साथ साथ समांतर लाइन खींचने के लिए सहायक होता है। दोस्तों यूनिवर्सल गेज का हमारा वो कौन सा पार्ट है जो डेटम एज के साथ समांतर लाइन खींचने के सहायक होता है। तो ऑप्शन ए है स्क्राइबर, ऑप्शन बी है रॉकर आर्म, ऑप्शन सी है गाइड पिन, ऑप्शन डी हमारा है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी गाइड पिन, यानी जो हमारी गाइड पिन होती है उसकी सहायता से हम डेटम एज के साथ साथ समांतर लाइन खींच सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 14 नंबर का, स्पिरिट लेवल का प्रयोग किसी उप साधन को किस पोजीशन में चेक एवं सेट करने के लिए करते हैं। दोस्तों जो हमारा स्पिरिट लेवल होता है उसका प्रयोग हम किस पोजीशन में चेक एवं सेट करने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए है वर्टिकल, ऑप्शन बी है हॉरिजेंटल, सी है स्क्रू, डी कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हॉरिजेंटल, यानी हॉरिजेंटल पोजीशन में हम इसके चेक कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं किससे स्पिरिट लेवल के। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 15 नंबर का, निम्नलिखित में से किस धातु के द्वारा लेथ की स्टडी रेस्ट के पैड बनाए जाते हैं। दोस्तों जो हमारी लेथ मशीन के स्टडी रेस्ट हैं उसमें पैड होते हैं तो उन्हें हम किस मटेरियल से बनाते हैं। ऑप्शन ए हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन बी है माइल्ड स्टील, सी हमारा है ब्रॉस, डी टीन। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ब्रास। जो हमारे स्टडी रेस्ट में पैड होते हैं दोस्तों वो ब्रास से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 16 नंबर का, निम्नलिखित में से टेप टूटने का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों टेप जो हमारा टैप होता है उसका प्रयोग हम पहले तो हम जान लेते हैं कि टैप का प्रयोग क्या होता है। दोस्तों अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए हम टैप का प्रयोग करते हैं और बाहरी चूड़ी काटने के लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं। आपसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि टेप का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो दोस्तों टैप का प्रयोग हम अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए करते हैं और डाई का प्रयोग हम बाहरी चूड़ी काटने के लिए करते हैं। तो इसमें लिखा है कि टेप के टूटने का कारण बताना हमें। ऑप्शन ए है टेपिंग होल छोटा होना, ऑप्शन बी है टेपिंग होल बड़ा होना, सी है कम फिट देना, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए
टेपिंग होल छोटा होना, यानी दोस्तों जैसे हमारा 10 mm का टेप है और जो उसका हमारा होल है उससे अगर ज़्यादा छोटा होगा तो हमारा टेप टूट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर का, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से, दोस्तों हम स्टील में जब कार्बन की मात्रा बढ़ाने से उसमें क्या होता है बताना है। ऑप्शन ए है हार्डनेस बढ़ती है, बी मेलिबिलिटी बढ़ती है, सी डक्टिलिटी बढ़ती है, डी सॉफ्टनेस बढ़ती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हार्डनेस बढ़ती है, यानी स्टील में अगर हम कार्बन की मात्रा को बढ़ाएंगे तो उसमें हमारी हार्डनेस बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 18 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर अधिक स्ट्रांग होता है। ऑप्शन ए फेराइट, बी पियराइट, सी साइनामाइट, डी कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पियराइट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 19 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा क्विंचिंग माध्यम अधिक तेजी से ठंडा करता है। दोस्तों हमारे जो क्विंचिंग माध्यम है बताना है कि वो कौन सा है जो अधिक तेजी से ठंडा करता है। तो ऑप्शन ए है ब्राइन सॉल्यूशन, बी कंप्रेसर हवा, सी तेल, डी कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्राइन सॉल्यूशन। दोस्तों जो हमारी क्विंचिंग माध्यम ब्राइन सॉल्यूशन है वो अधिक तेजी से ठंडा करती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 20 नंबर का, लेथ टूल पर रेक एंगल किस लिए दिया जाता है। दोस्तों जो हमारा लेथ टूल होता है उस पर हम रेक एंगल किस लिए देते हैं। ऑप्शन ए है चिप्स को निकालते समय गाइड करने के लिए, ऑप्शन बी है अच्छी सरफेस फिनिश लाने के लिए, ऑप्शन सी है अच्छी दिखावट के लिए, ऑप्शन डी है लंबे चिप्स को तोड़ने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, चिप्स को निकालते समय गाइड करने के लिए। लेथ टूल पर जो हम रेक एंगल दोस्तों देते हैं उसका ये कार्य होता है कि वो चिप्स को निकालता है और निकालते समय जो हमारा उसको गाइड करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 21 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा टेपर इंडियन के अंतर्गत डिजाइन की गई मशीनों पर दिया जाता है। ऑप्शन ए है मॉस टेपर, ऑप्शन बी है ब्राउन और शार्प टेपर, सी हमारा है मैट्रिक टेपर, डी कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए मॉस टेपर। जो हमारा टेपर इंडियन के अंतर्गत डिजाइन किया जाता है मशीनों पर वो होता है मॉस टेपर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 22 नंबर का, निम्नलिखित में से किस फर्नेस में पिग आयरन से राट आयरन बनाया जाता है। दोस्तों वो कौन सा फर्नेस है जिसमें हम पिग आयरन से राट आयरन बनाते हैं, यानी पिग आयरन को हम राट आयरन बनाते हैं। तो ऑप्शन ए है ब्लास्ट फर्नेस, ऑप्शन बी है क्यूपोला फर्नेस, सी है पुडलिंग फर्नेस, डी कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पुडलिंग फर्नेस। दोस्तों हम पुडलिंग फर्नेस में पिग आयरन से राट आयरन को बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लास्ट फर्नेस में क्या बनाया जाता है, दोस्तों ब्लास्ट फर्नेस में हम पिग आयरन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पिग आयरन बनाते हैं। आपसे क्यूपोला पूछा जाए कि क्यूपोला फर्नेस में हम क्या बनाते हैं, तो दोस्तों क्यूपोला फर्नेस में हम कास्ट आयरन बनाते हैं। यानी ब्लास्ट फर्नेस में दोस्तों हम पिग आयरन बनाते हैं, क्यूपोला फर्नेस में हम कास्ट आयरन बनाते हैं और पुडलिंग फर्नेस में हम पिग आयरन से राट आयरन बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 23 नंबर का, वेल्डिंग एक प्रकार का फास्टनर है। ऑप्शन ए अस्थाई, ऑप्शन बी ऑप्शन ए हमारा है अस्थाई, ऑप्शन बी अस्थाई, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो हमारी वेल्डिंग होती है वो अस्थाई होती है। दोस्तों जो हमारी फास्टनिंग होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है अस्थाई, अस्थाई, एक होती है अस्थाई, एक हमारी होती है अर्ध अस्थाई। क्या?
अर्ध अस्थाई देख लेते हैं दोस्तों। जो हमारी अस्थाई होती है वो नट होती है, बोल्ट होती है, स्क्रू होता है, की होता है, पिन होता है। और जो हमारी अस्थाई होती है वो होती है रिवेटिंग होती है, ब्रेजिंग होती है, वेल्डिंग होती है। और जो हमारा अर्ध अस्थाई होता है दोस्तों वो सोल्डरिंग होता है। आपको एक बार और बता देते हैं, जो हमारी अस्थाई के अंतर्गत आते हैं नट, बोल्ट, स्टड, की, पिन, स्क्रू। और जो हमारे अस्थाई के अंतर्गत आता है दोस्तों रिवेटिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग। और जो हमारा अर्ध अस्थाई एक होता है फास्टनर, उसके अंतर्गत हमारा आता है सोल्डरिंग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 24 नंबर का, निम्नलिखित में से हेक्सा ब्लेड का कौन सा पिच सॉलिड ब्रास को काटने के लिए उपयुक्त होता है। दोस्तों हमें हेक्सा ब्लेड का वो कौन सा पिच है जो सॉलिड ब्रास को काटने के लिए उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए है 0.8 mm, ऑप्शन बी है 1.0 mm, ऑप्शन सी है 1.4 mm, डी हमारा है 1.8 mm। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1.8 mm। दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाई कार्बन स्टील और एलॉय स्टील को काटने के लिए किस पिच बताना है दोस्तों, वो हमारा होगा 0.8 mm। हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील और एलॉय स्टील को काटने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए मीडियम कार्बन के लिए हमारा होता है 1.0 mm। और दोस्तों माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन के लिए होता है 1.4 mm। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 25 नंबर का, किसी असेंबली में डोवेल पिन को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस पंच का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए प्रिक पंच, बी डॉट पंच, सी सेंटर पंच, डी ड्रिफ्ट पंच। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ड्रिफ्ट पंच। डोवेल पिन को निकालने के लिए हम ड्रिफ्ट पंच का उपयोग करते हैं। अगर आपसे प्रिक पंच का एंगल पूछा जाए तो 30 डिग्री होता है, डॉट पंच का एंगल पूछा जाए तो 60 डिग्री होता है, सेंटर पंच का एंगल पूछा जाए तो 90 डिग्री होता है। एक बार और देख लेते हैं, प्रिक पंच यानी 30 डिग्री, डॉट पंच यानी 60 डिग्री, सेंटर पंच यानी 90 डिग्री। दोस्तों जो हमारे पंच होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।